हेलो एवरीवन, तो ये हमारा 9th लेक्चर है क्लास 11 के लिए और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने सेल बायोलॉजी का लेक्चर देखा है तो ही आप इस वीडियो पे आना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिलेटेड है इस चैप्टर से, है ना। तो अगर आप नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप पहले उसको जाके कंप्लीट कर लें। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड से मिल करके बना है। पहला है फोटो और दूसरा सिंथेसिस, राइट। और फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है फूड। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो है अपना खाना जो है वो खुद बनाती है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो कैसे बनाती हैं वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, है ना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके अंदर हम बहुत सारे पिगमेंट की बात करेंगे, कुछ साइकिल्स के बारे में पढ़ना है इसके अंदर। तो चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करना और जरा सा भी स्किप मत करना, ताकि क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर को। जैसा कि हमने पहले ही कह दिया है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके कारण प्लांट जो है वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अब डेफिनेशन को एक बार पढ़ लिया जाए। डेफिनेशन क्या कहता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट प्लांट क्या यूज करता है? सनलाइट यूज करता है, वाटर यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन को क्रिएट कर सके और वो अपने एनर्जी को एक शुगर के फॉर्म में ट्रांसफर कर सके। अब हम पढ़ते हैं कि एनर्जी तो हमेशा एटीपी के फॉर्म में रहती है, राइट, लेकिन यहाँ शुगर बोल रहा है। अब शुगर भी कौन सा शुगर होता है? तो वो होता है हेक्सोज शुगर। और हेक्सोज शुगर किस में प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम के थ्रू कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, ये वाटर रहा, दोनों मिला तो क्या बना? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और हमें ऑक्सीजन मिला। अब बहुत सारा डाउट ये आता है ना कि ये जो ऑक्सीजन है वो CO2 से आया है या ये वाटर से आया है। तो यहाँ डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाटर से आया हुआ ऑक्सीजन रहता है, राइट। तो अब कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ इसमें कि फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है एक तरह से कि ये जो है इम्प्योर एयर को ले रहा है और प्योर एयर हमें दे रहा है कि नहीं। यहाँ पर CO2 को प्लांट ने लिया और हमें क्या दे रहा है? प्योर एयर दे रहा है, ऑक्सीजन ही तो दे रहा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये CO2 से ऑक्सीजन आया है ना। ये ऑक्सीजन तो वाटर से ही आया है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, इसलिए मैंने इस पर फोकस किया जाता। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ हमें वो नहीं समझना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट उस केमिस्ट्री का अपोजिट यहाँ समझना है। क्लियर है? अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कहता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी देखने को मिले और रिडक्शन भी देखने को मिले। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का, और रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, इट इज एंडरजोनिक रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एंडरजोनिक रिएक्शन है। कैसे? हम बताते हैं कि पहले हमने बता दिया ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 जो है, ये जो CO2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये जो वाटर है ये आगे जाके क्या बना रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी रिएक्शन को कहते हैं एंडरजोनिक रिएक्शन। और बात करें तो ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसमें वो कौन सा प्रोसेस होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस चलता है। लास्ट पॉइंट बताते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस को अपन फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। दूसरी बात हमने बता दी, C6H12O6 को अपन हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज भी कहते हैं। इसमें कौन सा शुगर होता है? हेक्सोज शुगर होता है और इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। और ये करता क्या है? तो लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ प्लांट क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारे सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी थे। अब हमने पहले ही बता दिया कि फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फूड होता है। तो ये जो लाइट है ना, अगर इस लाइट के थ्रू प्लांट अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, है ना, अगर प्लांट एनर्जी बना दे, है ना, अगर इस लाइट के थ्रू प्लांट अगर एनर्जी हमें बना रहा है तो उस रिएक्शन को कहेंगे लाइट रिएक्शन। क्या कहेंगे? लाइट रिएक्शन। देखो इस चैप्टर में अपन दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक लाइट है और एक डार्क है ना। तो अगर प्लांट
लाइट लेकर के अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो उस रिएक्शन को कहेंगे लाइट रिएक्शन। और अगर ये एनर्जी फिर फूड में कन्वर्ट हो रहा हो तो उस रिएक्शन को कहेंगे डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है लाइट रिएक्शन। और हमें ये तो पता है कि एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में रहती है, लेकिन हमें यहाँ देखने को मिलेगा एक दूसरा फॉर्म जो कि एफएडीएच होगा और एनएडीएच होगा। तो एनएडीपीएच ये जो होता है ना, ये जो है डायरेक्टली एटीपी के फॉर्म में नहीं होते हैं, है ना। एटीपी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं लेकिन इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे अपन, लाइट रिएक्शन, मतलब कि अभी हम लाइट के थ्रू हम एनर्जी बनाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं ये फिगर दिखा रहा है, ये प्लांट है, किसका है, सनफ्लावर है, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, सन है, सन से क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। लाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये लीफ, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपने मेरा सेल बायोलॉजी का लेक्चर देखा है ना, तो यहाँ पर आपको जरा भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने उसमें बताया है एक चीज कि ये जो लीफ है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है, कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये हमने पहले ही बता दिया है। अगर आपको वहां आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप पहले उस चैप्टर को जाकर के देख लें। और वो क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। आप ये डायग्राम देखो या तो फिर ये डायग्राम देखो, बात एक ही है। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कुछ इस तरह का है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के मेम्ब्रेन का स्पेस कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अगर हम बात करें इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो थाइलाकोइड प्रेजेंट होता है। ये देखो थाइलाकोइड किसको कहेंगे, ये जो कोइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं अपन थाइलाकोइड। अगर ये सिंगल है तो हम कहेंगे थाइलाकोइड। अगर ये कोइन लाइक स्ट्रक्चर बंचेज में दिखेगा तो हम उसको कहेंगे ग्रेनम, जैसा कि इसको हमने कहा है। और ये ग्रेनम जो है आपस में, ये देखो ये ग्रेनम और ये ग्रेनम, ये दोनों आपस में अटैच रहते हैं किसके थ्रू, इस थाइलाकोइड के थ्रू, या तो बोलो इस स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू। ये फिगर मैंने डिटेल में बताया है सेल बायोलॉजी में, अगर आपने नहीं देखा तो उसमें जाकर के देख लेना। पर जितना मेरे को इस चैप्टर में बताना था मैंने बता दिया है। अब मैं बताता हूँ, ये जो थाइलाकोइड है ना, ये जो थाइलाकोइड है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ल्यूमन। और इसी के थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम, राइट। फोटो सिस्टम को अपन क्वांटाजोम भी कहते हैं, सुनते रहना। फोटो सिस्टम को अपन क्वांटाजोम भी कहते हैं, जिसके अंदर टू अगर बात करें तो एक फोटो सिस्टम के अंदर 250 to 400 क्वांटाजोम प्रेजेंट होता है। और ये जो फोटो सिस्टम है ना, ये पीएस लिखा है मैंने, ये जो फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको अपन कहते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कार्टिनोइड, ज़ैंथोफिल। ये सब जो पिगमेंट है ना, ये यही है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए। अब यहाँ पर मैंने लिखा है PS1 ओनली, PS1 और PS2 ओनली। इसका मतलब आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। PS का मतलब है फोटो सिस्टम, और फोटो सिस्टम में दो होते हैं, PS1 और PS2। किसमें PS1 होगा, किसमें PS2 होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ इसको छोड़ देते हैं। बस इतना समझ लो कि थाइलाकोइड अगर होगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही अप्लाइड हो सकता है। और अगर ग्रेनम लेंगे, मतलब ये क्या बोल ब्रांचेज ऑफ थाइलाकोइड लेंगे, जिसको मिला के ग्रेनम बना है, तो उसके अंदर फोटो सिस्टम 1 भी एप्लीकेबल होगा और फोटो सिस्टम 2 भी एप्लीकेबल होगा। इतना बस समझ लो। फोटो सिस्टम का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो ये डेफिनेशन मैंने लिखा है, पर मैंने जितना मेरे को बताना था मैंने बता दिया है, और वही लिखा हुआ है ना। कि फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, कि फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, जिसके अंदर क्या है, पिगमेंट हैं। कौन कौन से मैंने बता दिया, है ना। फोटो सिस्टम की बात करो तो फोटो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी हमने बता दिया। तो अगर देखा जाए तो पिगमेंट भी, क्लोरोफिल ए भी किसके अंदर प्रेजेंट होगा, इस थाइलाकोइड के अंदर, राइट। अब बात करो, ये फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज है, कुछ एंजाइम भी होते हैं, कुछ पिगमेंट भी होते हैं, और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी करवाते हैं। सबसे पहले बात करो एंजाइम की। तो एंजाइम अगर बात करें तो PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1 है, तो उसके अंदर कौन सा एंजाइम होगा, NADP एंजाइम प्रेजेंट होगा। अगर फोटो सिस्टम 2 होगा तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा होगा, मतलब वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा होगा, और टूटेगा किसमें, H+ और O2 में। अब बात करते हैं पिगमेंट की। तो पिगमेंट कौन कौन से पिगमेंट होंगे, क्लोरोफिल ए होगा, बी होगा, ज़ैंथोफिल होगा, कैरोटीनॉइड होगा। ये सारे सारे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे फोटो सिस्टम के अंदर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया।
बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का एडिशन की, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन कौन कौन करवाएगा? अगर फोटो सिस्टम 1 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाएगा आयरन और सल्फर। अगर फोटो सिस्टम 2 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाएगा फियोफाइटिन। अब क्लोरोफिल ए का अंदर क्लोरोफिल ए जो है ये कौन सा कलर का होगा, क्लोरोफिल बी कौन सा कलर होगा, कार्टिनोइड कैसा कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्रिसेंथोफिल में कौन सा कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ये सब लिखा हुआ है। और इसके याद करने का ट्रिक भी है। ट्रिक ये है कि विबग्योर एक आपको याद होना चाहिए और यहाँ से बी से ले चलो, है ना, कि जैसे कि क्लोरोफिल ए बी सी, ये ट्रिक क्या होना चाहिए, ए बी फिर सी फिर एक्स। इससे क्या होगा, देखो क्लोरोफिल ए में कौन सा पिगमेंट, ब्लू ग्रीन, फिर आ जाओ बी, बी में कौन सा, ग्रीन येलो, राइट। फिर आ जाओ सी, कार्टिनोइड, कार्टिनोइड में कौन सा पिगमेंट, येलो ऑरेंज। और बात करो जेंथोफिल की, तो जेंथोफिल में सिर्फ और सिर्फ येलो प्रेजेंट होता है। तो ये एक ट्रिक है आपको याद रखने का। अब मैंने कह दिया ना, ये क्लोरोफिल ए बी जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ये चारों के चारों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, याद रख लो कि ये जो है फोटो सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और फोटो सिस्टम कहाँ है प्रेजेंट होता है, तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इतना आपको याद लेके चलना है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल बी है, कार्टिनोइड है और ये जो जेंथोफिल है, इसको अपन क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा कि प्लांट से लाइट लेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर ये प्लांट था, ये प्लांट है, ये प्लांट ने क्या किया, लाइट लिया, राइट, ये लाइट इसने लिया। लाइट कहाँ जा रहा है, लीफ में जा रहा है। लीफ में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलाकोइड है, राइट। अब थाइलाकोइड के अंदर तो पिगमेंट है, तो सबसे पहले कौन से पिगमेंट तक लाइट पहुंचेगा, तो ये सबसे पहले पहुंचेगा बी, क्लोरोफिल बी में, कार्टिनोइड में और जेंथोफिल में। और ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों जो है मैसेज पहुंचाने का काम करेगा, किसको, इस क्लोरोफिल ए को, है ना। ये क्लोरोफिल ए को मैसेज पहुंचाएगा कि ये देखो मेरे को लाइट इतना एब्जॉर्ब हो रहा है। और ये क्लोरोफिल ए जो होता है ये सेंटर पे होता है, इसीलिए अपन इसको रिएक्शन सेंटर भी बोलते हैं। मेन काम जो है लाइट को एब्जॉर्ब करने का ये क्लोरोफिल ए ही करता है। अगर इसे ज्यादा लाइट मिल गया तो ये डैमेज भी हो सकता है, और अगर कम लाइट मिल गया तो सही से ग्रो नहीं होगा। तो बात किया जाए ये कितना तक का लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ फोटो सिस्टम दो होता है, PS1 और PS2, है ना। अगर फोटो सिस्टम 1 होगा तो वो 700 nm तक के लाइट को झेल सकता है, तब तक उसको कुछ नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा का लाइट उसको मिलेगा तो क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। अगर हम बात करें PS फोटो सिस्टम 2 हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 680 nm तक के लाइट को झेल सकता है। उससे ज्यादा अगर होगा तो PS2 जो है वो ऑफ हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा। अब देखो, अभी यहाँ तक कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, बस इतना याद रखते जाओ कि PS1 जो है वो 700 nm तक का लाइट को झेल सकता है, और PS2 अगर है, फोटो सिस्टम 2 अगर हो रहा हो तो वो 680 nm तक के लाइट को ही रह सकता है। अगर उससे ज्यादा का लाइट हो गया तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। और मैंने ये तो बता दिया है ना कि PS1 और PS2 दोनों कब एक्टिव हो सकते हैं, जब हम कौन सा थाइलाकोइड उठाएं, ये बंचेस ऑफ थाइलाकोइड उठाएं, मतलब कि ग्रेनम को लें, तभी PS1 और PS2 एक्टिव हो सकता है। अदरवाइज अगर हम थाइलाकोइड लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ PS1 ही एप्लीकेबल होगा, जो कि 700 nm तक का लाइट को झेल सकता है। अब हमें यहाँ इस डायग्राम से क्लियर होगा कि PS1 क्या है, PS2 क्या है। डायग्राम को देख के डरो मत, डायग्राम को देख के कुछ भी नहीं डरना है, बस ट्रिक को समझते चलो, है ना। पहले तो फ्लो को समझो। फ्लो ये है कि सबसे पहले लाइट है, ये देखो लाइट है, लाइट आया, इस डायग्राम को देख के समझ आता हूँ। लाइट आया यहाँ पर, इसने लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इतना तो सबको पता है। क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर क्या है, देख सकते हो, ये थाइलाकोइड है। थाइलाकोइड में बहुत सारे थाइलाकोइड मिले तो क्या बना, ग्रेनम बना। अब इसी ग्रेनम के अंदर, या फिर ये बोलो कि इसी थाइलाकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट, राइट। तो लाइट भी कहां तक पहुंचेगा, इस पिगमेंट के पास ही तो पहुंचेगा। अब देखना बस ये है कि फोटो सिस्टम 1 कब एक्टिव होगा और फोटो सिस्टम 2 कब एक्टिव होता है। तो देखो लाइट आ गया, यहाँ पर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन तक पहुंच गया।
अब ये लाइट कितना mm तक आ रहा है, 680 nm तक आ रहा है। तो आप बताओ 680 nm तक का लाइट है तो PS2 भी एक्टिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 680 तक का nm का लाइट को ये झेल सकता है। अगर उससे ज्यादा होता तो ये एक्टिव नहीं होता, पर उससे कम है तो ये एक्टिव हो सकता है। तो अभी देखो 680 nm तक का लाइट है तो अभी ये एक्टिव है। अब जैसे ही इस पे लाइट पड़ा, जैसे ही इस पे लाइट पड़ा वैसे ही इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट कर दिया। क्या कर दिया? एक अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि अगर आपको एक चीज पता हो, अगर आपने फिजिक्स में वो चैप्टर पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, तो आप इसमें वो लॉजिक लगा सकते हो कि एक जब फोटोन गिरता है तो उससे एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। यहाँ एक लाइट पड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर गया तो ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस जाएगा किसके पास? ये इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्यूनोन के पास। किसके पास जाता है? प्लास्टोक्यूनोन के पास। अब ये प्लास्टोक्यूनोन जो होता है ना, ये बोलता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए, पर मुझे एक्टिवेट होने के लिए एक हाइड्रोजन भी चाहिए, तब ही मैं एक्टिवेट हो पाऊंगा, नहीं तो मैं एक्टिवेट नहीं होऊंगा। तो ये बोलता है कि चलो ठीक है, तुमको एक्टिवेट करने के लिए हम एक एंजाइम लाएंगे। कौन सा एंजाइम? मैंने बताया था ना कि इसमें कौन सा एंजाइम होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर करेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करेगा मतलब वाटर को ब्रेक डाउन करेगा O2 और H प्लस में। अब H प्लस किसको मिल दे देगा? ये प्लास्टोक्विनोन को दे देगा। अब प्लास्टोक्विनोन को दोनों चीज मिल गया, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से हाइड्रोजन, ये हो गया एक्टिव। अब इससे अभी जब से ही एक्टिवेट होगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको भेजेगा? इसे B612 मतलब कि साइटोक्रोम B612 को भेज देगा, राइट। अब साइटोक्रोम B612 के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको भेज देगा? प्लास्टोसाइनाइन को दे देगा। अब उसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन किसके पास ले जाना चाहेगा? इस PS1 के पास ले जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? इस PS1 के पास आ गया, राइट। अब देखो इस PS1 के पास भी लाइट आएगा। अभी ये कितना तक का एनम का लाइट को झेल सकता है? 700 तक का लाइट को झेल सकता है। लेकिन यहाँ लाइट के भी कितना आ रहा था? 680 तक का आ रहा था। तो 680 तो ये झेल ही सकता है ना, जब ये 700 को झेल सकता है तो 600 एनएम तक का लाइट क्यों नहीं झेलेगा? बिल्कुल झेलेगा। उससे कम रहेगा तो आराम से ये झेल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा रहेगा तो ही ये ऑफ होगा। तो 680 एनएम तक का लाइट आ रहा है तो ये क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगा वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला गया, बाहर जाएगा। बाहर कौन लेगा? बाहर ले लेगा फेरिडॉक्सिन। कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सिन एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, जितना था इलेक्ट्रॉन उससे एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी आ गई ना इस पे, क्योंकि लाइट पड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। अब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, याद करो हमने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी हो सकता है। को देखो मैंने कहा था ना, ये देखो इलेक्ट्रॉन का एडिशन, मैंने बोला था ना अगर PS1 में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाना है तो कौन करवाएगा? आयरन और सल्फर। और PS2 में अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना है तो करेगा फियोफाइटिन। तो अभी हम कौन से सिस्टम पे हैं? फोर्थ सिस्टम 1 पर हैं। इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है? फोर्थ सिस्टम 1 को है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा? तो सिंपल सी बात है, आयरन सल्फर एडिशन करवाएगा, जैसा कि यहाँ पर करवाया। क्लियर है? अभी तक यहाँ तक समझ जाओ कि यहाँ पर क्या हुआ, आयरन और सल्फर ने मिलकर क्या किया? इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराया। और आगे जाकर के क्या होगा? आगे जाकर के क्या हो रहा है कि ये जब इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा किसको? आगे जाकर के देगा इस एटीपी सिंथेज को जाकर के, है ना। इसको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन एटीपी सिंथेज पे। अब ये एटीपी सिंथेज क्या करेगा? एटीपी सिंथेज का काम है एटीपी का फॉर्मेशन कराना। क्या करेगा? ये एटीपी का फॉर्मेशन करवाएगा। देखो लेकिन यहाँ समझना ध्यान से कि जो एफडी था, फेरिडॉक्सिन था, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको? इस NADP पे। किस पे? NADP पे। और ये यहाँ बाहर में क्या था? हाइड्रोजन था। तो ये NADP और ये हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बन जाता है? NADPH बन जाता है। याद करो जैसा कि मैंने यहाँ पहले ही बताया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ एनर्जी लिखा था ना, ये NADPH, ये देखो। अब यहाँ ध्यान से समझना कि ये जो NADPH है इस फॉर्म में एनर्जी है, और मैंने क्या बोला था
कि अगर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है तो हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ना रह के एनएडीपी के फॉर्म में रहती है तो हमें पहले उसे एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एटीपी में कन्वर्ट कैसे होगा, तो ये इस एटीपी सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये एनएडीपीएच कहाँ आएगा, इस एंजाइम के प्रेजेंस में आएगा। तो ये एक एनएडीपी यहाँ एटीपी सिंथेसाइज के एंजाइम के प्रेजेंस में आएगा और यहाँ से क्या मिलेगा, हमें एटीपी मिलना शुरू हो जाएगा। क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा, राइट। एटीपी मिल गया तो हमारा प्रोसेस देखो अब क्या होगा। क्या ये साइक्लिक हुआ, आप बोलोगे सर नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया इधर, वापस ये पीएस वन से पीएस टू के पास तो गया ही नहीं। तो ये साइक्लिक हम बोल नहीं सकते, कभी उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं हुआ। तो हम इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, नॉन साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। अब देखो तो हमने किया क्या, यहाँ लाइट था, हमने लास्ट में क्या मिला, एटीपी मिला, मतलब कि एनर्जी मिला। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि हमें लाइट के प्रेजेंस में एनर्जी मिला। तो लाइट को हम क्या कहते हैं, फोटो, और एनर्जी को कहते हैं फोस्फोराइलेशन। अब पूरा को अगर कंबाइन करो तो हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। इसी को तो हम कह रहे हैं कि नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। और ये नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, राइट। और ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, तो नॉन साइक्लिक है। तो इतना कंफ्यूजन तो यहाँ क्लियर हो गया होगा ना, किस तरह से एटीपी बना। अगर इसको हम ध्यान, अगर इजी ट्रिक से समझे ना तो बहुत इजी ट्रिक से समझाते हैं। देखो ये जो NADPH है और ATP है, इसको अब इजी ट्रिक से समझाता हूँ। अगर आपको वो ट्रिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो याद नहीं रहता है तो इसके लिए एक इजी ट्रिक है। एटीपी समझो ना, तो एटीपी जो है ये एक रुपीज है, जिसको आप कहीं भी खर्चा कर सकते हो, रुपीज है ये, है ना, जिसको आप कहीं भी खर्चा कर सकते हो। लेकिन NADPH, ये जो NADPH है ना, ये समझ तो चेक है। अब चेक लेकर के डायरेक्ट तो आप दे नहीं सकते, कोई भी दुकानदार को दे नहीं दे सकते। तो चेक को कहीं तो लेकर जाएगा ना, आप बैंक में लेकर जाते हो। कहाँ लेकर जाओगे, एक बैंक में लेकर के जाओगे और बोलोगे कि इस चेक का मुझे किस में कन्वर्ट करके दीजिए, इस रुपीज में कन्वर्ट करके दीजिए, ताकि हम इसको कहीं भी यूज कर सके, राइट। तो उसी तरह ये जो एटीपी, ये जो NADP है ना, ये जो है ये डायरेक्टली एटीपी के फॉर्म में नहीं रहता है, इसको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। और एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा, तो एटीपी सिंथेस एंजाइम करता है। और जैसे ही एटीपी सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में आएगा तो हमें एटीपी मिल जाएगा, जिसको प्लांट कहीं भी उसको यूज कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर देखे है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा, आगे चलते जाएंगे तो और भी क्लियर होता जाएगा। अब है साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। देखो तभी लाइट कितना एनएम का था, 680, इसलिए PS2 एक्टिवेट था। अब हम बोलते हैं कि नहीं, हम PS2 को इनएक्टिव कर दें। तो अब हमारे पास दो कंडीशन है। अगर हमें PS2 को इनएक्टिवेट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम ये जो है थाइलाकोइड, इसको ले लें, अदरवाइज या तो हम ग्रेनम ही ले, ये जो ग्रेनम है उसी को ले, पर जो लाइट की कैपेसिटी थी वो हम 680 nm से बढ़ा दे, ज्यादा कर दे, जैसे कि अप्रोक्स 689 कर दे, 690 कर दे, या फिर 700 कर दे। ताकि उससे क्या होगा, अगर लाइट ज्यादा आएगा तो PS2 जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये 680 nm तक का लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है ना। तो हमें जो है सेकंड ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा, हमने ग्रेनम ही लिया है। लेकिन हमने क्या किया, लाइट की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ा दिया, हमने लाइट आने दिया कितना एनएम का, 700 nm तक का लाइट को दे दिया। तो PS2 जो था वो ऑलरेडी क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, राइट। अब लाइट डायरेक्टली किस पे आ रही है, फोटो सिस्टम 1 पे आ रहा है। अब फोटो सिस्टम 1 पे जैसे ही लाइट पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये तो FD को देगा, मतलब है कि फेरिडॉक्सिन को देगा। अब फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन पे जाएगा। प्लास्टोक्यूनोन हमने बता दिया था पहले ही,
कि प्लास्टोक्विनोन पैसे जाएगा। प्लास्टोक्विनोन को मैंने बता दिया था कि उसको एक्टिवेट होने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन काफी नहीं है, उसे हाइड्रोजन भी चाहिए। तो हाइड्रोजन इस बार वो कहाँ से लेगा? इस बार वो हाइड्रोजन लेगा स्ट्रोमा से। कहाँ से लेगा? स्ट्रोमा से लेगा। ठीक है, स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन लेगा स्ट्रोमा से यहाँ, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये एक्टिवेट होके कहाँ जाएगा? ये साइटोक्रोम B612 को देगा। साइटोक्रोम B612 के पास जाएगा, और साइटोक्रोम B612 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस प्लास्टोसाइनिन पे आएगा, और ये प्लास्टोसाइनिन फिर इलेक्ट्रॉन किस कहाँ तक लेके आ जाएगा? इस फोटो सिस्टम 1 के पास ले आएगा, और फिर से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस किस तरह का हो रहा है? प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। दूसरी बात, हमने क्या किया यहाँ पर भी? क्या लिया? अभी देखो, अभी लाइट लिया है पर हमें एनर्जी मिला क्या? नहीं मिला। तो एनर्जी बनने के लिए फिर से क्या होगा? यहाँ पर भी एक एटीपी सिंथेसाइज एंजाइम प्रेजेंट होगा। ये एटीपी सिंथेस एंजाइम क्या करेगा? इस NADPH को फिर से लेगा और फिर से एटीपी में क्या करेगा? कन्वर्ट करके कर देगा। तो जैसे ही हमें एटीपी मिलेगा, ये एटीपी मिल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं क्या कि फिर से हमने क्या किया? लाइट को लिया और एनर्जी को बना दिया। इसका मतलब हमने क्या किया? फोटोफॉस्फोराइलेशन किया, लेकिन कैसा? तो साइक्लिक किया। इसलिए हमने इस प्रोसेस को कहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो, जब चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी देगा, पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। अगर आपको एक बार में नहीं तो 2 बार आप लेक्चर को जरूर देखें, आप जरूर समझ जाओगे। मैंने बहुत धीरे धीरे मैं बता के लेके गया हूँ। और ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, आप याद कर लेना। जैसे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन था तो उसमें कौन एक्टिव था, कौन एक्टिव नहीं था, कितना एनएम का हमने लाइट लिया था, ये सब कुछ है वहां पर, है ना। तो हमने लाइट एक्शन कंप्लीट कर लिया, और लाइट एक्शन में क्या देखा हमने? साइक्लिक इवेंट भी देखा और नॉन साइक्लिक इवेंट भी देखा, और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी हमने देख लिया। लेकिन अगर कहीं लिखा रहे जेड स्कीम, तो जेड स्कीम का मतलब है वैसा प्रोसेस जिसके अंदर सिर्फ नॉन साइक्लिक इवेंट ही आए। और नॉन साइक्लिक इवेंट कब आते हैं? जब PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। अब बात करते हैं 1 NADPH2 और 1 FADH2। तो 1 NADH2 में 3 एटीपी प्रेजेंट होते हैं, और 1 FADH2 में 2 एटीपी प्रेजेंट होते हैं। और हमने ये पहले ही बता दिया है NADH2 और FADH2 क्या है? अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये भी क्या होते हैं? तो किस फॉर्म में रहता है? भी हमने एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि एक चेक होते हैं, चेक को लेकर कहाँ ले जाया जाता है? बैंक के पास ले जाया जाता है, और बैंक उसको क्या करता है? कैश में कन्वर्ट कर देती है, और कैश हमने समझा था एटीपी को। तो उसी तरह NADH2 और FADH2 जो है वो बैंक तक जाते किसके पास, किसके थ्रू हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू जाते हैं बैंक के पास। और बैंक क्या है? बैंक हमने बताया था एटीपी सिंथेज। ये क्या है? एटीपी सिंथेज है ना। एटीपी सिंथेज यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और एटीपी सिंथेज के कारण क्या होता है? वो जो NADH2 है, FADH2 होते हैं, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस चलता कहाँ पर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसका काम ही क्या है? एनर्जी का फॉर्मेशन करना। तो अगर आपको यहाँ कहीं डाउट हो रहा है तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा एटीपी सिंथेस एंजाइम। और यहाँ पर कैसे आ रहा था? हमने देखा था ना, कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता आ रहा था। तो एक तरह से क्या था? ये चैन बनाता आ रहा था ना। तो उसी चैन के थ्रू ये NADPH2 जो होते हैं, ये इस एटीपी सिंथेस के प्रेजेंस में आते हैं। और यहाँ पर से F0 और F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर से जो होता है एटीपी हमें फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच सेल ऑर्गेनल्स रिलीज ऑक्सीजन? कौन सा सेल ऑर्गेनल ऑक्सीजन को रिलीज करता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। देखो, हमने गोल्गी बॉडी और क्रोमोसोम ये दोनों इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, ये दोनों पढ़ा था सेल बायोलॉजी के वाले चैप्टर में, है ना। तो ये दोनों तो आप समझ गए हो कि ये दोनों पढ़ा नहीं है, तो मतलब ये दोनों तो होगा नहीं। हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो जितना भी चैप्टर जो है अच्छे से देखा होगा वो बता देगा कि जो आंसर है वो क्लोरोप्लास्ट होगा। अब क्लोरोप्लास्ट कैसे होगा? याद करो, हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या देखा था? कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कब हो? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो बनता कैसे है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे बनता है। और फोटोसिंथेसिस होता कब है? तो डे टाइम में होता है। और डे टाइम में प्लांट करता क्या है? तो ऑक्सीजन को देता है और CO2 को लेता है। तो ऑक्सीजन रिलीज कौन कर रहा है? कौन सा सेल ऑर्गेनल? ये
क्लोरोप्लास्ट रिलीज करता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है नीट में आया हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहाँ पर करा दिया है। थोड़ा ट्विस्टेड है, पर जिसने लॉजिक लगाया होगा वो समझ के आएगा। अब आते हैं डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में हमें क्या पढ़ना है कि हम लाइट के प्रेजेंस में एनर्जी नहीं बना रहे, अब हम एनर्जी के प्रेजेंस में लाइट का फॉर्मेशन करेंगे। डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे अपन, अब एनर्जी के प्रेजेंस में फूड बनाएंगे। और ये डार्क रिएक्शन होता कहाँ पर है, तो स्ट्रोमा में होता है। कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा में होता है। और इसके अंदर 3 पाथवे आते हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे और कैम पाथवे। C3 पाथवे किस कौन से प्लांट में होता है, तो C3 पाथवे जो होता है वो C3 प्लांट में होता है। इसका एग्जांपल है वीट एंड राइस। क्या है, वीट एंड राइस। अब बात करते हैं इसमें कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ मेजोफिल सेल प्रेजेंट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट बात है ना। दूसरी बात क्या, इसके अंदर C3 पाथवे के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैल्विन साइकिल ही होगा। उसी तरह C4 पाथवे आते हैं, C4 पाथवे किस में होगा, C4 प्लांट में होगा। इसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट होंगे, इसमें मेजोफिल सेल तो प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ बंडल शीथ सेल भी प्रेजेंट होगा। और ये क्वेश्चन नीट में आया था, तो इसलिए याद रखना कि C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल भी प्रेजेंट होता है और मेजोफिल सेल भी प्रेजेंट होता है। अब उसके अलावा क्या क्या होता है, तो उसके अलावा यहाँ ये जो है कैल्विन साइकिल भी होगा इसके अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी होता है। अब बात करते हैं कैम पाथवे। कैम पाथवे जो होता है वो कैम प्लांट में होता है, जैसे कि हो गया एलोई एंड कैक्टस। क्या कौन कौन से, एलोई एंड कैक्टस। और इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ मेजोफिल सेल ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें कैल्विन साइकिल भी होगा और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी होता है। पहले हमने क्या देखा कि सिर्फ मेजोफिल सेल प्रेजेंट है और कैल्विन साइकिल कर रहा है। दूसरा में देखा कि मेजोफिल सेल के साथ साथ बंडल सीट सेल भी प्रेजेंट है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी हो रहा है। कैम पाथवे में देखा कि इस यहाँ पर सिर्फ मेजोफिल सेल तो प्रेजेंट है, पर उसमें कैल्विन साइकिल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी होगा। अब देखो यहाँ पर हमें मेन चीज पढ़ना है रूबिस्को के बारे में, है ना, रूबिस्को एंजाइम के बारे में यहाँ डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। रूबिस्को के बारे में हमने पढ़ा होगा, इसके पिछले वाले लेक्चर में भी हमने कहीं एक जगह देखा था, एक टॉपिक आया हुआ था मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन में। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो पहले उसको जाकर के देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये हम बात करते हैं मेन एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन। रूबिस्को जो है ना, ये एक मेन एंजाइम है डार्क रिएक्शन का पूरा जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन का, उसके लिए ये मेन एंजाइम है ना। ये रूबिस्को को अपन राइबोलोज 1,5 बाई फोस्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राइबोलोज 1,5 बाइस फोस्फेट। और ये 1,5 बाइस फोस्फेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना 5 कार्बन का चेन होता है, और इसके फर्स्ट कार्बन पे और 5th कार्बन पे 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, इसीलिए उसको 1,5 बिस फॉस्फेट भी कहते हैं। अब राइबोलोज का ना 2 एक्टिविटी होता है, 2 काम होता है, एक होता है अच्छा काम, एक होता है बुरा काम। अच्छा काम कब करेगा, अच्छा काम तब करेगा जब ये CO2 का एडिशन करवाएगा। और बुरा काम कब करेगा, जब ये ऑक्सीजन का एडिशन कराएगा। अब सब सोच रहे होंगे कि CO2 का एडिशन में अच्छा काम कैसे हो सकता है। देखो, ये जो राइबोलोज एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम है, ये कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, राइट। अब 5 कार्बन का चेन है, अगर इसमें CO2 ऐड होगा, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ना कि कार्बन ऐड हो रहा है, क्योंकि CO2 में तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अगर कार्बन ऐड हो जाएगा तो ये कितने कार्बन का चेन हो जाएगा, 6 कार्बन का चेन हो जाएगा। अब 6 कार्बन का अगर चेन है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये ग्लूकोज का चेन बन रहा है, राइट। और ग्लूकोज हमें पता है कितना, ग्लूकोज एक तरह का क्या है, फूड ही तो है। हम इस चैप्टर में ग्लूकोज को ही तो फूड मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि प्लांट तो वही फूड बनाता है। तो अगर वो CO2 का ऐड कर रहा है तो इन द सेंस वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, अच्छा प्रोसेस होगा, अच्छा काम होगा। लेकिन अगर ये कार्बन, ये पाई 5 कार्बन जो है, अगर ये कार्बन ना अटैच करके ऑक्सीजन को अटैच कर ले तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो वो एक तरह से क्या होगा, बुरा काम हो गया, राइट। अब देखो, तो वही मैंने लिखा है कि अगर वो CO2 का एडिशन करेगा तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम बोले कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को कहेंगे
ऑक्सीजनेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेशन। थोड़ा थोड़ा ये सिमिलर वर्ड लग रहा होगा ना, कहाँ पर? केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो ये सब वर्ड आपने सुना ही होगा। लेकिन अगर हम बोले कि कार्बन को हटाएंगे, अगर मान लो कि कार्बन को रिमूव करना चाहें तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन। अगर हम बोले कि ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? डी ऑक्सीजनेशन। ये वर्ड भी आपको याद रखना है क्योंकि आगे हम ये सब वर्ड सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो रुबिस्को का काम समझ आ गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आना है कैल्विन साइकिल को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। इसको हम बहुत अच्छे इजी ट्रिक से कवर करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, और ये रहा हमारा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये है रुबिस्को, है ना, यहाँ पर प्रेजेंट है। देख सकते हो यहाँ पर 5 ये जो डॉट ग्रे कलर का दिख रहा है ना, ये आपको मानना है कार्बन है, और ये जो यहाँ पर येलो कलर का दिख रहा है ये क्या है? फॉस्फेट। जैसा कि मैंने कहा था कि 5 कार्बन के चेन होते हैं और 1 कार्बन और 5th कार्बन पे फॉस्फेट बॉन्ड का अटैचमेंट होता है। तो इसी को हमने क्या कहा है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कहा है। ये रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में आएगा, और रुबिस्को एंजाइम को क्या चाहिए? CO2 चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कराना चाहता है। तो जैसे ही इसको CO2 मिलेगा, ये 5 कार्बन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 6 कार्बन में जब कन्वर्ट हो गया, है ना, 6 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, तो हमने उस प्रोसेस को क्या कहा? कार्बोक्सिलेशन, राइट। क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलेशन कर लिया है। अब कार्बोक्सिलेशन जैसे किया, आगे जाकर के हमने इस कार्बन को डिवाइड कर दिया। 6 कार्बन था, उसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया 2 अलग अलग चेन में। तो यहाँ 6 कार्बन का चेन था, तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, राइट। इधर 3 कार्बन का चेन हो जाएगा और इधर साइड 3 कार्बन का चेन बन जाएगा। और हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप इधर वाले चेन में आ जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप इधर वाले चेन में आ जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने एक चेन को ही दिखाया है। तो हमने जब कार्बन को बीच से डिवाइड कर दिया, उस प्रोसेस को कहा हमने कार्बन फिक्सेशन। क्या कहा हमने? कार्बन फिक्सेशन। और ये पूरा का पूरा साइकिल जो है ना, वो 3 स्टेप पे ही कवर करेंगे। पहला है कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है रिडक्शन फेज, और तीसरा है रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो अभी हम पहले स्टेप पे चल रहे हैं। हमने क्या कर दिया है? हमने अभी तक कार्बन फिक्सेशन कर दिया है, मतलब कि 6 कार्बन थे, उसको 2 अलग अलग कार्बन पे डिवाइड कर दिया है। तो क्या मिला हमें? 3 फॉस्फोग्लाइक्रेट मिला। क्या बना? 3 फॉस्फोग्लाइक्रेट मिला, मतलब कि 3 कार्बन का चेन है और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब आते हैं सेकंड प्रोसेस पे। सेकंड प्रोसेस कौन सा है अपना? रिडक्शनल प्रोसेस। रिडक्शन में क्या हो रहा है? सो देखो, रिडक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ 3 कार्बन का चेन था, एक यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप था, लेकिन हमने याद करो रिडक्शन में हमने पढ़ा है ना कि रिडक्शन में क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पर यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, कौन सा है? फॉस्फेट है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप और अटैच हो गया। देख सकते हैं 3 कार्बन का चेन था, एक फॉस्फेट ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर एक फॉस्फेट अटैच हो गया है। हम ना कौन सा फेज में आया है? तो रिडक्शनल फेज में आया है। इसका हमने नाम नेमिंग किया है, नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा ही होगा। नेमिंग कर सकते हो कि 1 और 3 है ना, 1 कार्बन ये रहा, ये 3rd कार्बन रहा, तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसराइड नेमिंग कर दिया आपने। अब ये आगे आया प्रोसेस। आगे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर 3 कार्बन का चेन है, और क्या हुआ? एक फॉस्फेट ग्रुप गायब हो चुका है। अब एक फॉस्फेट गायब हो गया तो क्या हो गया? सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये 3 फॉस्फोग्लाइक्राइड जैसा, है कि नहीं। यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इसको शॉर्ट में कहोगे तो कहोगे G3P। क्या कहेंगे? G3P। अब देखो यहाँ पर हमारा रिडक्शनल फेज जो था वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड फेज पे। क्या करना है अपने को? रीजनरेशन ऑफ RUBP। हम अब क्या करेंगे? RUBP को फिर से फॉर्म करेंगे। अब RUBP फॉर्म कब होगा? जब 5 कार्बन का चेन होगा और उसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे दोनों तरफ। तो देख सकते हो आगे क्या हुआ? यहाँ पर 3 कार्बन चेन थे, लेकिन अब आगे क्या मिल रहा है हमें? 5 कार्बन के चेन मिल रहे हैं, और एक फॉस्फेट ग्रुप ये रहा, ये जो था यहाँ पर है। तो हमने कहा इसको राइबोलोज 5 फॉस्फेट। लेकिन अगर हमें RUBP बनाना है तो हमें क्या होना चाहिए? इस 5 कार्बन
जो 5 कार्बन का चेन है उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट होना चाहिए। तो एक तरफ तो है लेकिन एक तरफ अभी नहीं है, तो हम इसको राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट नहीं बोल सकते। तो अब रीजनरेशन कर रहे हैं तो यहाँ आगे जाके क्या हो रहा है देख सकते हो, फिर से हमें मिलेगा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। देख सकते हो यहाँ 5 कार्बन का चेन है और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट है। तो ये प्रोसेस फिर से इसी तरह आएगा, फिर से यहाँ रुबिस्को एंजाइम मिलेगा, फिर से यहाँ पर CO2 एडिशन होगा, फिर से यहाँ पर दो दो कार्बन चेन अलग अलग टूटेंगे, फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू जो है होता चला जाएगा, है ना। तो अब देख सकते हो यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर 3 स्टेप पे हमने खत्म किया है। अब हमारा स्टेप 3 स्टार्ट होता है रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। मतलब हमें क्या करना है, आरयूबीपी को फिर से रीजनरेट करना है। अब आरयूबीपी को फिर से रीजनरेट करना होगा तो हमें कहीं ना कहीं 5 कार्बन का चेन चाहिए और दोनों तरफ क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट होने चाहिए, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पर 3 कार्बन का चेन था, आगे जब गया तो ये कितने कार्बन का चेन में टूट गया, 5 कार्बन चेन मिला, है ना। क्या हो गया, 5 कार्बन चेन बन गया। और 5 कार्बन चेन के साथ साथ यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है, तो हम इस चेन को क्या कहेंगे, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। क्या कहेंगे, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। और ये फिर आगे गया तो दोनों तरफ क्या मिल जाएगा, फिर से फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, या शॉर्ट में बोलो आरयूबीपी। तो यहाँ पर फिर से हमें आरयूबीपी मिल गया, और तो एक प्रोसेस क्या हो गया, एक साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये क्या होगा, फिर से रुबिस्को एंजाइम का प्रेजेंस में आएगा, फिर से यहाँ CO2 को ये एब्जॉर्ब करेगा, CO2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन का चेन बनेगा, 6 कार्बन का चेन फिर टूटेगा दो अलग अलग चेन में, तो हम बोलेंगे उसको क्या, कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन होगा तो इस तरह का फिर से आएगा 3PGA। इसको फिर 3PGA ही वही कहते हैं 3 फॉस्फोग्लाइकेट। अब ये 3PGA के बाद क्या होगा, 3PGA फिर से 1,3 बाइफॉस्फेट में टूटेगा, फिर ये प्रोसेस आएगा, फिर से यहाँ पर कन्वर्ट होगा, फिर से ये RUBP बनने जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है होता चला जाएगा, राइट। अब यहाँ समझना, देखो क्या है, आपको मेन चीज मैं बताने जा रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर जितना प्रोसेस हुआ है, कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कहीं कहीं एनर्जी भी मिला है हमें, है ना। देख सकते हो यहाँ पर जब हमने रिडक्शनल फेज लाया तो हमें क्या मिला, एक ATP मिला, और दूसरी बात एक NADPH मिला। फिर से हमने जब रीजनरेशन फेज लाया तो वहां पर भी हमें एक ATP मिला। मतलब टोटल ATP कितने हो गए एक साइकिल में, 2 ATP और एक NADPH। और हमें पता है कि एक NADPH में 3 ATP प्रेजेंट होता है, राइट। अब देखो तो टोटल ATP कितने हो जाएंगे, 5 ATP। कितने, 5 ATP। हम मतलब बोल सकते हैं कि एक कैलोरीन साइकिल जब कंप्लीट होता है तो हमें कितना एनर्जी मिलता है, 5 ATP के बराबर एनर्जी मिलता है। अगर तो आपको इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको ऐसा पूछ सकता है कि बताओ कि एक ग्लूकोज को बनाने में है, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए क्लैल्विन साइकिल कितने बार साइकिल अपना कंप्लीट करेगा और कितना एनर्जी मिलेगा। तो क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको सिंपल सा ट्रिक समझना है कि अगर बोल रहा है कि ग्लूकोज मतलब कितने कार्बन है उसमें, 6 कार्बन है, C6। अब देखो तो 6 कार्बन है तो साइकिल कितने बार चलेगा, 6 बार चलेगा, क्योंकि एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐड होगा ही होगा, राइट। तो कितने बार साइकिल चलेगा, 6 बार साइकिल चलेगा। और एक साइकिल में हमें कितना ATP मिल रहा है, 5 ATP मिल रहा है। तो 6 साइकिल में कितना मिलेगा, 30 ATP। और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। तो बस लॉजिक को आपको समझना है, अब नोट मत करो, नोट यहाँ किया हुआ है ना। हमने जो बोला है ना ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। कि देख सकते हो यहाँ कार्बन फिक्सेशन जब हुआ तो उसमें कोई भी ATP नहीं मिला था, देख सकते हो कोई भी ATP मिला था क्या, या इसके बीच नहीं मिला था यहाँ तक के बीच। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ 3PGA। जब रिडक्शन हुआ तो हमने देखा एक ATP मिला और एक NADPH मिला। रीजनरेशन जब हुआ तो हमने एक ATP मिला, है ना। फिर टोटल एटीपीज कितने हो गए, 5 ATP हो गए एक साइकिल में। तो हम बोल सकते हैं कि एक साइकिल में एक CO2 फॉर्म होता है, मतलब एक कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम एक ग्लूकोज को निकाले तो कितना होगा, 6 बार साइकिल चलेगा, और एक साइकिल में 5 ATP है तो 30 ATP मिलेंगे। अब आते हैं C4 साइकिल में। C4 साइकिल को भी हम इजी ट्रिक से समझेंगे। हमने क्या पढ़ा था C4 साइकिल के बारे में,
कि ये C4 प्लांट में होता है। दूसरी बात हमने देखा था कि इसके अंदर 2 सेल प्रेजेंट होता है, पहला मेसोफिल, दूसरा बंडल सीड सेल। और आपको याद हो C3 साइकिल जब कर रहे थे जिसमें कैल्विन साइकिल हो रहा था, उसमें कौन सा सेल प्रेजेंट था? सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल प्रेजेंट था। और उसी में हमने देखा था मेसोफिल सेल के अंदर ही राइबोलोज भी एंजाइम प्रेजेंट था, है ना। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? CO2 प्रेजेंट है। एजोफिल सेल में क्या प्रेजेंट है? रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। रूबिस्को एंजाइम का 2 फंक्शन है, CO2 को एब्सॉर्ब करना, एक हो गया गुड अच्छा फंक्शन, और एक हो गया O2 को एक्सेप्ट करना, मतलब वो कैसा फंक्शन है? बैड फंक्शन है। पर हमें किसमें फोकस करना है? अच्छे काम पे फोकस करना है, तो गुड वर्क पे फोकस करते हैं कि ये जो रूबिस्को एंजाइम होगा वो किसको एक्सेप्ट करेगा? CO2 को एक्सेप्ट करेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। तो जब ये CO2 का एडिशन करेगा यहाँ पर रूबिस्को, तो हम क्या बोलेंगे उसको? कार्बोक्सिलेशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेशन, राइट। अब वो कार्बोक्सिलेशन जो है वो 6 कार्बन का चेन बन जाएगा कार्बोक्सिलेशन करने के बाद। अब 6 कार्बन का जब चेन बन गया तो ये बीच से क्या होगा? टूट जाएगा। अब 6 कार्बन जब बीच से टूटेगा तो फिर से किस में टूट जाएगा? 3 कार्बन का चेन में टूटेगा, राइट। अब 3 कार्बन का चेन में टूटेगा और एक 3 कार्बन के चेन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी क्या होगा? अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कार्बन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को ही हमने क्या कहा? कार्बन फिक्सेशन। देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ CO2 आया, यहाँ पर राइबोलोज ने एक्सेप्ट किया होगा, राइबोलोज ने CO2 को एक्सेप्ट किया और क्या किया? CO2 फिक्सेशन किया। CO2 फिक्सेशन करने के बाद क्या बन जाएगा? 3 कार्बन का चेन और एक फॉस्फेट ग्रुप, जिसको अपन बोलेंगे फोस्फो फोस्फोपाइरुवेट। क्या कहेंगे? फोस्फोपाइरुवेट, या फिर बोलो PGA, राइट है। अब यहाँ पर CO2 फिक्सेशन हो गया है। CO2 फिक्सेशन होने के बाद यहाँ पर ये जो 3 कार्बन का चेन था उस पे एक कार्बन और ऐड हो गया, तो ये कार्बन 3 कार्बन का चेन ना होगा, कितना कार्बन का चेन हो जाएगा? 4 कार्बन का चेन हो जाएगा। अब 4 कार्बन का जब चेन होगा तो हम क्या बोलेंगे? इसको C4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? C4। अब C4 जो हो रहा है वो क्या होगा? आगे ट्रांसपोर्ट होते जा रहा है। C4 जो है वो किस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? आगे जाकर एक एसिड में कन्वर्ट होगा, और वो एसिड किसके अंदर आ रहा है? इस बंडल सीड सेल के अंदर आएगा। बंडल सीड सेल के अंदर जैसे ही ये C4 आएगा, वैसे ही वो क्या करेगा? डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस करेगा। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया? रिमूवल ऑफ CO2। तो अगर एक यहाँ C4 में से एक CO2 बाहर चला जाए, मतलब एक कार्बन चला जाए बाहर, तो क्या मिलेगा? C3 मिलेगा, राइट। अब ये C3 एसिड फिर से क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है, ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है, और ट्रांसपोर्ट होकर के फिर से ये कहाँ पहुंच जा रहा है? ये फिर से मेसोफिल सेल के पास आएगा, और C3 जो है फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PGA में बन जाएगा, मतलब कि 3 कार्बन का चेन और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब उसका फिर से क्या हो जाएगा? रीजनरेशन हो जाएगा RUBP में, मतलब वो 5 कार्बन का चेन बन जाएगा। कुछ इस तरह से फिर से 5 कार्बन का चेन बनेगा, और 5 कार्बन का चेन जब बनेगा और उसके अलावा इधर भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा, एक इधर भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा, फिर से उसको एरोबिस को मिलेगा, तो फिर से वो CO2 को एक्सेप्ट करेगा और ये प्रोसेस फिर से होता चला जाएगा, राइट। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन लेकिन नहीं आते हैं, पर आपको याद रखना है कि कब फिक्सेशन हो रहा है और कौन से सेल पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि बंडल सीड सेल में डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद आते हैं फोटो रेस्पिरेशन। देखो फोटो का मतलब क्या? लाइट। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो अगर आप इसको तोड़ो तो क्या मिलेगा? फोटो का मतलब क्या है? लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है रेस्पिरेशन को ही क्या कहेंगे? फोटो रेस्पिरेशन। और लाइट जब ले रहा है प्लांट, लाइट जब प्लांट को मिलेगा तो वो क्या करेगा? CO2 को रिलीज करेगा, सॉरी 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 CO2 को एक्सेप्ट करेगा। अब CO2 को क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि वहां राइबोलोज एंजाइम प्रेजेंट है, रूबिस्को है। अब रूबिस्को जब है तो CO2 को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? प्लांट अपना खाना बना लेगा, फूड बना लेगा। क्यों? कैसे? ग्लूकोज के फॉर्म में, राइट। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप अब अगर आपको लगे कि आपको ये याद करना चाहिए तो आप याद कर सकते हो, पर जो इम्पोर्टेंट बात थी मैंने बता दिया है कि RUBP जो है वो जो है फूड का फॉर्मेशन करेगा इस प्रोसेस के थ्रू। नॉर्मली की बात किया जाए तो नॉर्मली C3 प्लांट क्या करते हैं कि RUBP मिल गया, मतलब कि 5 कार्बन का चेन मिल गया और एक CO2 मिल जाए,
तो कितना हो जाएगा, 6 कार्बन का चेन हो जाएगा। अब जैसे CO2 ऐड होगा क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा। लेकिन वो दो अलग अलग चेन में बट जाए, है ना, दो अलग अलग चेन में बट जाए तो हम बोले थे कि 1 PGA बनता है, राइट, 1 PGA बनता है। लेकिन अगर हम उसको अलग ना करें, है ना, 6 कार्बन का चेन को ही रखें, तो हम बोल सकते हैं क्या इसमें दो दो चेन बनेगा 3 कार्बन का, है ना, और 1 3 कार्बन का चेन को हम क्या कहते हैं, PGA कह रहे थे। देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ 3 कार्बन का चेन है, पर एक ऐसा थोड़ी है कि यहाँ 6 कार्बन का चेन है तो दो चेन ना बना होगा 3 3 कार्बन का, तो एक कार्बन का चेन ये रहा, एक कार्बन का चेन इधर बना होगा कहीं, राइट। तो दोनों को अगर मिला दे तो यहाँ इसको कहते हैं 1 PGA, तो दो कार्बन का चेन मिलेगा तो क्या बोलेंगे, 2 PGA बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ लिखा है नॉर्मली क्या होता है कि एक RUBP मिलता है, एक CO2 मिलता है, तो 2 PGA में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब एक RUBP मतलब 5 कार्बन का चेन मिल जाए और एक ऑक्सीजन मिल जाए, तो वो एक ही PGA बनाएगा, मतलब एक 3 कार्बन का चेन बनाएगा और एक 2 कार्बन का अलग चेन बना देगा, उसको कहेंगे फोस्फोग्लाइकोलेट। और अब बताओ, अगर ये 5 कार्बन जो है वो एक CO2 को ऐड ना करके ऑक्सीजन को ऐड करे, तो वो कैसा काम होगा, बैड वर्क होगा, क्योंकि उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि उसे ग्लूकोज नहीं बन रहा। तो ये कोई भी क्या अच्छा काम हुआ, नहीं, ये अच्छा काम नहीं हुआ। सो इसलिए इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नॉट पॉसिबल, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि दे हैव mechanism to increase CO2 at enzymatic sites। क्लियर है। अभी चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ साइंटिस्ट हैं उनके बारे में और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो बाकी था। तो चलो वो साइंटिस्ट के बारे में देख जान लेते हैं और क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट जो हमें समझना था वो हमने समझ लिया है। C3 प्लांट और C4 प्लांट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर कोई कंफ्यूजन आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। पहला साइंटिस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट जो है उनका नाम है जोसेफ प्रीस्टली। क्या नाम है उनका, जोसेफ प्रीस्टली। अब जोसेफ प्रीस्टली क्या क्या कहना था, देखो जोसेफ प्रीस्टली बोल रहे थे कि सोज द एसेंशियल रोल ऑफ एयर फॉर प्लांट ग्रोथ। इनका कहना था कि हम बता सकते हैं कि प्लांट के ग्रोथ के लिए एयर कितना इंपॉर्टेंट है। और किस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो देखो, यहाँ पर देख सकते हो जार रखा हुआ है। यहाँ पर एक जार लिया है जिसमें सिर्फ कैंडल जल रहा है ना, और उस जार को पूरा तरह से पैक कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस कैंडल जब जल रहा है तो इससे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, राइट। अब CO2 है, CO2 रिलीज अगर हो रहा है और ये CO2 जा कहाँ रहा है, इस रैट के पास। तो ये रैट जब तक CO2 को ले पाएगा तब तक ही जिंदा रहेगा, जैसे जैसे इसको घुटन महसूस होगी वो क्या होगा, मर जाएगा, राइट। अब देखा गया, यहाँ देख सकते हो दूसरा में क्या होगा, CO देख सकते हो कि ज्यादातर CO2 गैस भर गया, इसके कारण रैट भी मर गया और कैंडल भी बंद हो गया, है ना, कैंडल भी जल नहीं रहा है। अब क्या किया उन्होंने, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, जार लिया, फिर से चूहा को लिया, फिर से कैंडल को जलाया, लेकिन फर्क के चेंज क्या लाया, एक प्लांट को रख दिया। तब देखो इसने क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लाइट मिल रहा है प्लांट को। प्लांट कौन सा प्रोसेस करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। मतलब वो क्या करेगा, CO2 को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि राइबोलोज एंजाइम एक्टिवेट है, उसको CO2 दिखा हुआ, उसने एक्सेप्ट कर लिया। CO2 एक्सेप्ट, फूड क्या हुआ, बनना शुरू, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना शुरू। दूसरी बात, यहाँ CO2 ये प्लांट लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करता रहेगा, और ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और ये ऑक्सीजन कौन लेगा, ये रैट लेगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन इस कैंडल को भी मिलेगा, तो ये कैंडल भी जलता रहेगा, बुझेगा नहीं। देख सकते हो इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल रहा और उन्होंने बता दिया कि प्लांट के ग्रोथ के लिए एयर कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब दूसरी बात आते हैं जैन इंजन, है ना, जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस ने
ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल बताया था, है ना। इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा साइंटिस्ट क्या है, मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट का कहना था कि ये बताए थे कि CO2 का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब कैसे बताए थे वो देखो, मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट, ये देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक गमला लिया, गमले में प्लांट था, ये लिया प्लांट के एक लीफ को इन्होंने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, और एक उसमें क्या डाल दिया, एक सॉल्यूशन डाल दिया KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिला दिया इन्होंने, ताकि यहाँ पर जितना देखो ये जो सब बाकी जो लीफ है ना उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जिस लीफ में एक्सपेरिमेंट किया है ना वो लीफ में देखा जाए तो इसके यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, इसके जो ये पोजीशन है इस पे स्टार्च एब्सेंट था और इस जगह पे स्टार्च प्रेजेंट था। मतलब कि देख सकते हो कि यहाँ पर ये लीफ है, लीफ में क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा सभी जगह, लेकिन इसमें यहाँ पर यहाँ तक स्टार्च प्रेजेंट है, पर जहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस जगह पर स्टार्च एब्सेंस हो गया। मतलब कि CO2 कहीं ना कहीं CO2 का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल भी है। अगर CO2 प्लांट लेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस सही से कर नहीं पाएगा, राइट। फिर है जूलियस वॉन सच। जूलियस वॉन सच जो थे उनका कहना था जो ग्लूकोज इज मेड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। वो क्या बोल रहे थे कि ग्लूकोज जो है वो कहाँ बनता है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में बनता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में बनता है। देखो अगर ट्रिक याद रखना है, देखो यहाँ जूलियस वॉन सच, सच है मतलब ये सच ही बोले हैं। कौन सा सच बोले हैं कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वहां पर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अब देखो TW एंगलमैन, एंगलमैन से याद आना चाहिए आपको फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में आप कहते हो ना एंगल, एंगल लगाते हो एंगल, तो ये साइंटिस्ट है जिसने प्रिज्म का यूज किया था। इससे याद रखना कि प्रिज्म का यूज किसने किया था, एंगलमैन ने किया था। और उसने क्या किया था, उसको बताया था कि इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट, राइट। अब आते हैं कॉर्न वॉन नील। कॉर्न वॉल नील कहना था कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट बेस्ड रिएक्शन, है ना। कॉर्न वॉल नील का कहना था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल रिएक्शन होता है, एक एसेंशियल लाइट बेस्ड रिएक्शन होता है। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। पहला फैक्टर कहता है लिमिटिंग फैक्टर है, पहला जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो पहला फैक्टर है लिमिटिंग फैक्टर, जिसको दिया था ब्लैकमैन ने। ब्लैकमैन का कहना था कि इस धरती पे कुछ भी अनलिमिटेड नहीं मिल सकता, सब जितना कुछ भी है सब कुछ एक लिमिटेड है ना, एक लिमिट में आके खत्म भी हो सकता है। जैसे कि देखो फोटोसिंथेसिस किसके कारण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है लाइट के कारण, टेम्परेचर के कारण, CO2 के कारण, वाटर के कारण। अगर इसमें से किसी एक की भी कमी आ जाए तो फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि देखो लाइट की अगर कमी हो जाए तो लाइट का अगर कमी हो जाएगा तो भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सही से कर नहीं पाएगा। टेम्परेचर की कमी हो जाए, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो जो लीफ होंगे वो डैमेज हो सकते हैं, अगर कम हो जाए तो सही से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। CO2 की बात करो, CO2 अगर सही से मिलेगा नहीं तो ऑक्सीजन जल्दी प्लांट रिलीज करेगा नहीं। ऑक्सीजन वाटर की बात करो, वाटर अगर प्लांट को मिलेगा नहीं तो रूट डेवलप होगा नहीं, रूट डेवलप नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस जो होगा थोड़ा सा कम डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो इनका कहना था कि कुछ भी फैक्टर अगर जो है वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। क्लियर है। जैसे इस सबसे पहले आता है लाइट, लाइट के बारे में बात करो तो लाइट क्या, लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द सनलाइट। दूसरा पॉइंट कहता है इंक्रीज इन लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल। देखो सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा लाइट मिल जाए, ज्यादा लाइट मिलेगा तो क्लोरोफिल जो है वो डैमेज भी हो सकता है। अब क्लोरोफिल ही डैमेज हो जाएगा तो पिगमेंट्स की कमी आएगी, पिगमेंट्स की कमी आएगी तो फोटोसिंथेसिस का डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करो तो टेम्परेचर देखा जाता है डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन जो टेम्परेचर, डार्क रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल बिकॉज ऑफ एंजाइम्स, है ना। डार्क रिएक्शन जो होता है ना उसमें टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट होता है।
लेकिन लाइट रिएक्शन जब होता है ना, तो लाइट रिएक्शन में टेम्परेचर एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, जिसके कारण लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, जिसके कारण उसमें कम अफेक्शन होता है। पर ऐसा नहीं कि अफेक्टेड ही नहीं होता, होता है, पर डायरेक्ट रिएक्शन थोड़ा कम होता है। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर स्ट्रेस, वाटर में स्ट्रेस आएगा तो सिंपल सी बात है, स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाएगी। और क्लोज होने का मतलब क्या है, प्लांट अब ऑक्सीजन को रिलीज करने लगेगा और CO2 को एब्जॉर्ब करके रखने लगेगा। अब खुद सोचो, सॉरी, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करने लगेगा और CO2 को रिलीज करने लगेगा, तो ज्यादा CO2 जो है वो बाहर फैल जाएगा, बाहर ज्यादा CO2 हो जाएगा, तो दिक्कत हमें होगी और दूसरी बात प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में भी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? लास्ट है CO2। CO2 की बात करें तो देखो यहाँ क्या कहता है, C3 एंड C4 प्लांट। C3 एंड C4 प्लांट की बात करो तो दोनों में से दोनों प्लांट में रिस्पॉन्ड जो होता है वो अलग अलग होता है। C3 कुछ अलग रिस्पॉन्ड करता है CO2 को लेकर, और C4 कुछ अलग रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 को लेकर। अब कैसे होता है देखो, अगर लाइट कम है, एट अ लो लाइट रहेगा, तो ना तो C3 रिस्पॉन्ड करेगा और ना ही C4 रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जब लाइट ज्यादा रहेगा, एट हाई लाइट, है ना, जब ज्यादा लाइट मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा C3 में और C4 में भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने कहा कि दोनों में रिस्पॉन्ड अलग अलग होता है, पर अभी तक तो सोच रहे होगे कि यार अभी तक तो दोनों सेम चल रहा है। अब देखो अलग की बात, CO2 सैचुरेशन जो होता है ना, दोनों में अलग अलग होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने VBI भी लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो ये यहाँ जो CO2 का सैचुरेशन होता है C4 प्लांट के लिए, वो होता है 360 न्यूएल पर लीटर, और C3 के लिए 450 न्यूएल पर लीटर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने बोल सकते हैं कि CO2 इज लिमिटिंग फैक्टर ऑन C3, है ना, कि C3 जो है वो CO2 को ज्यादा ज्यादा जो है ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, तो ज्यादा अगर वो वही ले लेगा तो C4 के लिए तो बचेगा ही नहीं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब C3 के लिए वो फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, लेकिन C4 के लिए वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा यूज करता है CO2 का। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो जैसा कि हमने कहा था, इस चैप्टर में हम बहुत सारे पिगमेंट की बातें करेंगे, जो कि हमने किया। अभी क्लोरोफिल के बारे में देखे, कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो है लीफ का कलर ग्रीन दिखता है, ये भी देखा। अगर कोई आपको इसमें डाउट रहता है तो आप जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और